हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस आप सभी बच्चों का ये पेपर सेक पेपर है। और सेक पेपर जो होता है 75 नंबर का होता है। 50 सवाल आते हैं MCQ के रूप में। हर क्वेश्चन लगभग 1.5 नंबर का रहता है आपका। तो चलिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को सिलेबस बताते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और आप सभी बच्चे पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक अवेलेबल, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका सिलेबस जो है 3 यूनिट में बांटा गया है। जिसमें यूनिट 1 में क्या है, आपको लॉजिक्स पढ़ने हैं, जिसमें लॉजिक, कनेक्टिविटीज, टोटोलॉजीज पढ़ने हैं, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कन्वर्स स्टेटमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट होते हैं। फिर यूनिट 2 जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसमें आपको AP, GP, HP ये सब पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th के जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं। यूनिट 3 जो है वो उसमें आपको बेसिकली स्टैटिक्स नाम का दिया हुआ है, लेकिन इसमें तो डेप्थ लेवल पे आपको मेजर स्क्यूनेस, कोरिलेशन, कोफिशिएंट, प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ना है, बेस थ्योरम, ये सब थ्योरम आपको पढ़ना है, एडिशनल थ्योरम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो 3 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आपको तीनों यूनिट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए बन सकते हैं वो बताता हूँ। बाकी आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे जाइए, तीनों यूनिट का एक एक यूनिट का हर टाइप का क्वेश्चन वहां बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में लिखा होगा मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल क्लासेस, उसमें सेमेस्टर थर्ड वाला देखना। टॉपिक के हिसाब से वहाँ पढ़ाया हुआ है। अगर आप उन टॉपिक को कवर कर लेते हैं 50 MCQ आएगा, 50 MCQ बनाना सीख जाएंगे। देखिए मैथ में क्या होता है, कोई भी आदमी कैसा है बोल दे, मैथ में देखिए क्वेश्चन डेटा चेंज होने से सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आएगा तो आप सवाल बना सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके बेसिक चीज़ों को देखें। बेसिक चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में किस टाइप के सवाल MCQ में पूछे जाएंगे, जो थ्योरेटिकल आ सकते हैं सवाल। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। इनमें से कौन सा बेसिकली एक टोटोलॉजी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ आना चाहिए था, गलती से चला गया, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा हमारे पास टोटोलॉजी है, वो है ऑप्शन नंबर वाला B। ठीक है, एक टोटोलॉजी क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है बेसिकली, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जोड़ दिया गया। एक टोटोलॉजी क्या, एक स्टेटमेंट है जो हमेशा क्या, जो भी ट्रूथ वैल्यू रहता है हमारे पास कंपोनेंट का, उसका ट्रू रिगार्डलेस यहाँ पर क्या करता है, शो करता है या बताता है हमारे पास। इसलिए ये वाला जो साइन है हमारे पास बेसिकली वो क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इसी टाइप का सवाल देखिए आपके लॉजिक टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप PYQ चेक करोगे तो आपको मिलेगा ये चीज। अगला सवाल है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू क्या है, जहां पर P क्या एक ट्रू है और Q क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास। तो अगर हम P को ट्रू मानेंगे, Q को फॉल्स मानेंगे, और जब इस चेक इसमें एवल्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तो हम लोग पाएंगे क्या यहाँ पर कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है बेसिकली वो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, A नंबर पे जाएंगे, ट्रू। अगर ऐसा कंडीशन आपको देखे, आपको पेपर है, पेपर से पहले आपको पूरा अगर थ्योरी पढ़ना है तो भैया थ्योरी पढ़ने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आप जाइए सिलेबस मतलब प्लेलिस्ट है वहां पर देख सकते हैं वीडियो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यहाँ पर सही है, गलत है, वाद विवाद का कारण है हमारे पास, कौन सा है वो, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर है। ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट पे फॉल्स भी होता है और कुछ स्टेटमेंट पे ये दोनों ही होता है, ट्रू भी होता है। इसलिए ये बात का बात है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन पे रखते हैं इसको। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, A नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस। इनमें से सही कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें ये बताना है। तो देखिए इनमें से सही जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर A वाला, ये वाला बार बार टाइप यहाँ हो गया तो आप सही कर लीजिएगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा, करेक्ट इक्विवेलेंस होगा बाय द यूज ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आपके सिलेबस में डी मॉर्गन्स हो गया, कार्ल्स पियर्सन का कोएफिशिएंट हो गया, ये सब पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, A नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए कौन सा बाई कंडीशनल मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर हो सकता है, कौन सा राइट आंसर होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बाई कंडीशनल होता है, क्योंकि P एंड जो Q रहता है वो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा सकता है, तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास। अगला हमारे पास है कि अगर, ठीक लिखा हो, इफ P देन Q इज ट्रू। अगर हमारे पास P और Q क्या है, ट्रू है, तो कौन सा यहाँ पर ट्रू हो सकता है, कौन सा कंडीशन है कि यहाँ पर बोल ही दिया गया कि P एंड Q लॉजिकली क्या इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रू है। तो ट्रू के लिए हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या टिक कर लीजिएगा, B नंबर राइट आंसर। अगला सवाल है,
व्हाट इज द कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है उल्टा लिखना बेसिकली, अगर नॉर्मली भाषा सुने तो उसे उल्टा करना। इफ इट रेन मतलब अगर बारिश हुआ, देन आई विल कैरी, आप खुद सोचो अगर बारिश होगा तो आप जाके अम्ब्रेला लोगे, वरना लो पाओगे, वरना प्ले नहीं लेगा। यानी इसका मतलब क्या, आपको इसका कन्वर्स करना है। इफ आई कैरी एन अम्ब्रेला, अगर मैं बेसिकली क्या लूंगा, छाता लूंगा, तो क्या हो जाएगा, पानी स्टार्ट होगा। दोनों एक दूसरे कन्वर्स है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर कन्वर्स को उल्टा लिखा जाता है। जैसे पी का कन्वर्स क्या होता है, क्यू होता है, तो क्यू का कन्वर्स पी हो जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार यहाँ ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ आई कैरी एन अम्ब्रेला देन इट रेन्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रो पॉजिटिव ऑफ इफ पी देन क्यू। कॉन्ट्रो पॉजिटिव बताना इफ पी देन क्यू का हमारे पास, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू के लिए कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट सही होगा, तो देखिए इसमें सही होगा अगर ये फॉल्स हो सकता है, अगर ये फॉल्स होगा इट इज फॉल्स, पी ट्रू हो जाए और क्यू क्या हो जाए, फॉल्स है, तब जाके ये हमारे पास क्या सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट पर है। अगला हम लोग बात करें पॉजिटिव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा हमारे पास है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा हमारे पास है, कौन सा, देखिए इफ इट नॉट, ये तो हो नहीं सकता। इफ पी देन क्यू नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस में चल जाएगा, यही वाला होगा, पी इज ट्रू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वैलिड पॉजिटिव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा एक वैलिड पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारे पास। इफ इट इज रेनिंग, अगर पानी होगा तो ग्राउंड गीला होगा, द ग्राउंड इज वेट, भैया ग्राउंड गीला हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास एक वैलिड हो सकता है रीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एक वैलिडेटिंग स्टेटमेंट की सवाल है, हाउ डू यू वैलिडेट लॉजिक स्टेटमेंट। आप कैसे करके लॉजिकल स्टेटमेंट को वैलिडेट कर सकते हो। तो देखिए जो हमारा ट्रुथ टेबल होता है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट वैलिडेट है या नहीं है हमारे पास। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के लिए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू प्रूव द, इनमें से कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं किसी आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए, उसका वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए। डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ, या फिर ट्रुथ टेबल, या फिर सारे। देखिए हम सभी चीज इस्तेमाल करते हैं, ट्रुथ टेबल तो इस्तेमाल हो गई, डायरेक्ट प्रूफ भी है तो हो सकता है, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या स्टेप होता है किसी स्टेटमेंट वैलिडेट करने का। तो सबसे पहले उसके जो प्रीमिसेस होते हैं या कंक्लूजन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई द प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट एन इनवैलिड आर्गूमेंट। इनमें से कौन सा जो इनवैलिड आर्गूमेंट डेमोस्ट्रेट में शो करता है। तो अगर P देन Q, अगर P ट्रू है, Q ट्रू है और P क्या है, ट्रू होगा हमारे पास, तो ये जाके एक इनवैलिड आर्गूमेंट दिखाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। इफ P देन Q, Q अगर सही है सो इसलिए क्या होगा, P भी सही होगा हमारे पास। फिर बोला गया हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ ट्रूथ टेबल। कितने रोज होते हैं हमारे पास ट्रूथ टेबल में किसी भी कंपाउंड स्टेट में से 3 वेरिएबल है, तो टोटल 8 होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहला क्या स्टेटमेंट हो। देखिए पहला हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि जो बेस केस दिया हुआ है वो सही है गलत है हमारे पास। तो एन का वैल्यू 1 रख के हम लोग चेक कर लेते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, वेरीफाइंग द बेस केस। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज, आप बताइए मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब भी हमारे पास कोई सीरीज है, चाहे वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, रिकर्सिव फंक्शन है, जैसा रहता है, इन सभी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इफ पी के इज ट्रू। अगर मान लीजिए कि P ऑफ K इज ट्रू है तो P ऑफ K प्लस 1 इज प्रूवन ट्रू, हमें से प्रूव करना है। इसके लिए कौन सा कंडीशन सही होगा। P ऑफ N जो है वो सबके लिए ट्रू हो सकता है, या P ऑफ N सिर्फ ऑड के लिए हो सकता है, या प्राइम या इवन। देखिए P ऑफ K या P और अगर N ट्रू है किसी के लिए तो ये सारे के सारे नंबर्स के लिए होगा ना हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर यहाँ P ऑफ N ट्रू है, सब सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर ट्रू होने वाला है। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज द बेस केस फॉर, इसमें से अगर मान लीजिए आपको ये प्रूव करना है 1+2, जैसे ये नेचुरल नंबर का सम है, इसका अगर आप मीन निकालते हो या एवरेज निकालते हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसके लिए आपको n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, देखिए आप n की जगह क्या ले लो 1, आप 1 को 1 बार कितना बार ही जोड़ो, ठीक है, लास्ट का सेंटेंस में वही नंबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखो तो ये सेटिस्फाई कर सकता है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अगला सवाल है व्हाट इज डन इन द इंडक्टिव स्टेप ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप मैथमेटिकल इंडक्शन में जो इंडक्टिव स्टेप होता है बेसिकली वो क्या काम करता है, हमारे पास ये एज्यूम करता है कि P ऑफ n बराबर P ऑफ n प्लस 1 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। एपी निकालने का फॉर्मूला आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ, अगर उसका nth टर्म निकालना है मतलब ए एन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये खोज लीजिए, बस आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, अच्छा देखिए वहां पर nth टर्म किसी एपी का था, यहाँ जीपी का यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर हमें nth टर्म निकालना रहता तो हम ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है हमारे पास, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। अभी आपको देखिए सिलेबस में जो सवाल दिए जाएंगे वो कुछ क्वेश्चन, अगर कोई सीरीज दिया हुआ उसका एपी निकालने बोले, जीपी निकालने बोले, एचपी निकालने बोले, तो भैया सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, बिना फॉर्मूला का तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। अगला सवाल है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर बताया गया एचपी जो होता है याद रखिएगा वो किसका उल्टा होता है, तो जो एपी होता है ना उसका उल्टा होता है देखिएगा। तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो होता है हमारे पास, जैसे एचपी बराबर या लिख सकते हैं 1/a प्लस एन माइनस 1 टू डी, उसका उल्टा लिख दीजिए, या 1/an लिख दीजिए, दोनों बातों का मतलब एक ही रहने वाला है। तो रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मैथमेटिकल इंडक्शन, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप नहीं है, बेस केस होता है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस होता है, वेरीफाइंग पी ऑफ की प्लस वो तो एकदम होता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड होता है वो नहीं इस्तेमाल होता हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया यहाँ पर कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज प्राइमली यूज टू प्रूव, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों प्रूव किया जाता है, किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ज्योमेट्रिक थ्योरम नहीं, जो स्टेटमेंट से जुड़े हुए सवाल रहते हैं नेचुरल नंबर या फिर जो उसको हम लोग प्रूव करते हैं, तो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला एक देखिए सीरीज दिया हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मतलब अगर बेसिकली स्क्वायर के सम करोगे तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6। यहाँ पर हम जो है वो क्या प्रूव कर रहे हैं, तो देखिए हम प्रूव करने वाले पी एज्यूमिंग करेंगे पी ऑफ के, और प्रूव करके लाएंगे पी ऑफ के प्लस 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर पा रहा, अगर ये सेटिस्फाई होगा ही होगा हमारे पास तो ये सही होगा हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बताओ जो खत्म नहीं होगा, आप खुद बताओ, यहाँ तो आपको साइन दिख रहा है भैया, क्या है इनफाइनाइट का साइन दिख रहा है, ये वाला साइन इनफाइनाइट बोलते हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एसएन दिया हुआ है आपको और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है, ए भी दिया हुआ डी हुआ, जहां जहां एन है वहां पर बस खाली उठाकर 10 रख दो, यानी यहाँ S10 लिखोगे, यहाँ 10/2 नहीं 5 आएगा, 2 की जगह 2 4 रखोगे और 10 में से 9 दिया 27, 27 4 31, 31 गुना 5 हो गया 165, नहीं 155, शायद मुझे जोड़ घटाव मेरा कहीं गलती होगा, ठीक है, यहाँ लिखने जगह नहीं है मैं देख लेता हूँ, 165 ही है, कहीं पर जोड़ घटाव मेरा गलती होगा, ठीक है, 31 आएगा हमारे पास, लेकिन अगर मैं सही हूं तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए गलत दिया हुआ है, 27 चौक 31 होता है और 31 को अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 155 ही होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ठीक है 155 होना चाहिए था राइट आंसर, ये नहीं होगा। आप एक बार वैल्यू को पुट करके चेक कर लेना, अगर मुझसे गलती हुआ तो मैं मान सकता हूँ, आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेना, एन की जगह क्या रखना है 10 रखना है, ए की जगह 2 रखना है और डी की जगह 3 रखना है, बस ये जगह पर रखोगे आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है इफ 3 नंबर्स हैं जीपी, अगर मान लो 3 नंबर जीपी पे और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ कि 216, तो जो मिडिल टर्म रहेगा यानी मिडिल जो नंबर रहेगा वो क्या रहने वाला है, देखिए इसको निकालने के लिए जो जीपी रहता है पहले होता है ए, फिर होता है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इन तीनों को प्रोडक्ट, अगर हम तीनों प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्यूब हो जाएगा और आर क्यूब, 216 दिया हुआ, यानी ए और आर का जो वैल्यू का 9, ऐसा कौन सा नंबर है, यानी मिडिल टर्म जो रहेगा, मिडिल टर्म मतलब ए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या 9 आया हमारे पास, अच्छा यहाँ पर गलत है ये भी, यहाँ 6 होगा, 216 जो होता है किसका क्यूब होता है बच्चों, 6 का क्यूब होता है, तो ए आर का वैल्यू 6 होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत टिक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर टिक करिएगा, ए टिक करिएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गलत यहाँ पर टिक किया हुआ है। इन एन एपी द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म फॉर्म है, देखिए
ये किसका, हमने अभी आपको बताया था एचपी जो होता है वो एपी का उल्टा होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। फिर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ, देखिए इसी तरह यहाँ भी निकालना है आपको, आप खुद निकालिए। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल वाले सवाल है खुद सॉल्व करिएगा। ए की जगह 2 रखना, आर की जगह 3 रखना और एन की जगह 4 रखना। यहाँ बस पुट कर देना, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा जीपी के लिए, कुछ नहीं मत करने जाना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। यहाँ पर जितना बोल रहा हूँ, एन की जगह 4 रखना, ए की जगह 2 रखना, डी की जगह यहाँ पर फिर आर की जगह 3 रखना, बस वैल्यू पुटिंग कर देना, देख लेना ये सही है गलत है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चेक कर लेना पुटिंग करके, ठीक है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एम्पसन इन द, देखिए बेसिकली एसेंशियल मतलब जरूरी इनमें से, तो पी ऑफ के प्लस 1:2 होना सही है, हमारे पास यही हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ एन स्टेटमेंट पी ऑफ एन, एक स्टेटमेंट है पी ऑफ एन जो प्रूफ है कि एन का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, कौन सा बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन इंप्लाई करेगा हमारे पास ये वाला, तो ये एन का वैल्यू 5 भी हो सकता है, बियॉन्ड भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन होगा। अगला है, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रूफ, इनमें से कौन सा प्रूफ नहीं हो सकता इसका इस्तेमाल करके, तो देखिए इरेशनल नंबर नहीं प्रूफ होता है, देखिएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर हम प्रूफ नहीं कर सकते। फिर से यहाँ पर देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो क्या होगा वैल्यू हमारे पास, एन का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे, रख दो ना भाई 3 यहाँ पर रखो, तो 3, अगला 3 + 1 4 बटा 2 इसका स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर। क्योंकि देखो 3 रखोगे, 3 + 1 4, 4 तिया अगर बेसिक करोगे 4 तिया 12, 12 बटा 2 6, 6 का 36 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन्होंने ये पुट किया है पता नहीं इनका कौन सा था, थोड़ा पी के लोग बनाते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर इनका 64 आता, भाई हमारा 64 नहीं आता, हमारा 36 आता है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि आपको जितने भी क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग डज मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो किस प्रकार के बेसिकली किस टाइप रीजनिंग यूज करता है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एडक्टिव या फिर एनालॉजिकल, तो ये इस्तेमाल करता है डिडक्टिव रीजनिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला बताना है, अगर हमारे पास किस में टिक करना है, ए सीरीज मतलब सम निकालना दोनों फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है, एस एन बाई n/2 2a + n-1 दोनों होता है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे पास राइट है। अगला सवाल है हमारे पास, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल बचा कुचा जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी आपको बेसिक पढ़ना रहेगा, आप चैनल पे जाइए, बेसिक चीज एकदम बताया हुआ डिटेल वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, जितने भी सवाल बताएं आप उन्हें रिवाइज करें, बाकी बेसिक चीज जरूर पढ़िएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर करें इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।